कल हमने तुगलक डायनेस्टी शुरू की थी और तुगलक डायनेस्टी में हमने लिखा था कि इस वंश की यानी ये जो तुगलक वंश आपका उसकी स्थापना किसने की थी। तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक का दूसरा नाम क्या है आपका, गाजी मलिक। फिर हमने कहा था कि गयासुद्दीन तुगलक ने 1321 से लेकर 1325 तक शासन किया और पहला शासक है जिसने क्या किया हो, तो जिसने कैनाल्स, नहरों का निर्माण कराया सिंचाई के लिए, या तुगलकाबाद शहर का इसने निर्माण कराया था। उसके बाद से इसका निजामुद्दीन औलिया के साथ विवाद था और निजामुद्दीन औलिया ने इसके लिए कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। उसके बाद मैंने कहा था कि 1325 में इसके बेटे जूना खां, जिसे उल्गू खां के नाम से भी जाना जाता है, जूना खां को इसका एक तो जूना खां नाम है और कई जगह देखो आप उल्गू खां के नाम से भी इसे संबोधित किया जाता है। जूना खां या इसे उल्गू खां के नाम से भी जानते हैं। जूना खां ने एक अपने पिता के लिए एक लकड़ी का महल बनवाया जिस पर उसके विजय का जितना भी सामान था, यानी इस लकड़ी के मंच पर ये खड़ा होकर क्या करता, पेड़ को सलामी देता। तो एक हाथी आया जिसने इस लकड़ी के महल को तहस नहस कर दिया और उसी में गयासुद्दीन तुगलक की दबकर मृत्यु हो गई। और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक यानी जूना खान, ठीक है, गद्दी पर बैठा और इसका शासन काल है 1325 से लेके 1351 तक। अब जूना खान या मोहम्मद बिन तुगलक है, अब तक के जितने भी राजा हुए हैं यानी इस सल्तनत काल में, इससे पहले के उन सभी राजाओं में ये क्या था, सबसे ज्यादा विद्वान था और सबसे ज्यादा शिक्षित राजा था। अब लेकिन क्या हुआ कि इसकी जितनी भी परियोजनाएं थी उसमें किसकी कमी थी, तो उसमें दूरदर्शिता की कमी थी, ठीक है, यानी ज्यादा दूर की नहीं सोच पाया। दूसरा क्या था, इसमें जल्दी बना जो होता है आपका, यानी किसी भी डिसीजन को तुरंत इम्प्लीमेंट कर देना, उसके प्रोज एंड कोन्स ना देखना, वो सब चीजें इसके साथ दिक्कत है। इसने क्या किया कि अपनी जितनी भी नीतियां शुरू की उन्हें बिना प्रोज एंड कोन्स देखे लागू कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इसे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इसीलिए जितने भी इतिहासकार है उन्होंने इसे क्या कहा, जितनी भी अच्छी बुरी उपाधियां हैं सारी की सारी इसे दे दी हैं। जैसे इसे इल आइडियलिस्ट, ठीक है, किंग कहा जाता है, यानी अभागा आदर्शवादी। अगर आप इसकी उपाधियों में लिखेंगे तो आप लिख लेंगे आप अभागा आदर्शवादी। इल आइडियलिस्ट, अभागा आदर्शवादी। ठीक है, इसके बाद जितने भी आ जाए, ठीक है, वाइस किंग, ठीक है, विद्वान राजा आ जाए या मूर्ख आ जाए, ठीक है, लंपट मूर्ख आ जाए, यानी मूर्ख कौन था आपका, यानी पुलिस किंग आ जाए, ये सब उपाधियां किसके लिए हैं, ये सारी की सारी मोहम्मद बिन तुगलक के लिए हैं। आगे लिखेंगे इसके जो अभियान है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस क्या आता है इससे, तो क्वेश्चंस आपके बड़े सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। जैसे एग्जाम में पूछेगा कि इनमें से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित की थी, एक तो ये क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि इनमें से किस सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, ठीक है, एक ये। अगला क्वेश्चन आता है आपका दीवाने कोही का निर्माण, जो कि सीजन में पूछा गया था, दीवाने कोही का निर्माण इनमें से किस सुल्तान ने किया था। ये तीन क्वेश्चन है जो अक्सर किससे पूछे जाते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक से पूछे जाते हैं। इसके अलावा जैन पृष्ठ आपके कौन, तो प्रभासुरी, जैन मुनि आपके प्रभासुरी, या इबन बतूता का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, जो 1333 में मोरक्को से भारत आया था, उसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इबन बतूता किसके टाइम पे भारत आया था, तो वो भी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था। उसकी किताब है रहला, ठीक है, इस बार के सीजन में भी क्वेश्चन आपके इबन बतूता पे पूछा गया था कि किसके टाइम पे आया था। तो उस कंडीशन में ये 4-5 क्वेश्चंस हैं जो आपसे अक्सर मोहम्मद बिन तुगलक के एग्जाम से आएंगे। ज्यादा कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, एटलीस्ट ये 4-5 पॉइंट आपको हमेशा बताना चाहिए कि किसे अभागा आदर्शवादी कहा जाता है या मूर्ख राजा कहा जाता है। दूसरा कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने हस्तांतरित की थी। तीसरा क्वेश्चन सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी किसने इशू किया था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन कौन सा, तो इबन बतूता या जैन प्रभासुरी या दीवाने कोही। ये 4-5 क्वेश्चन हैं आपके जो अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है।
अब लिखना हम चालू करेंगे। अगर इससे मैं बात करूं कि क्या क्या ड्रामा, इसने राजधानी पहले क्यों ट्रांसफर की, तो पहला लिखेंगे आप, पहला इन 1326 he transfer his capital Delhi to दौलताबाद। 1326 में इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित की। He transfer his capital Delhi to दौलताबाद। तो 1326 में से अपनी राजधानी कहां ले गया, तो दौलताबाद ले गया। दूसरा क्वेश्चन जो कभी पूछ लिया जाता है कि दौलताबाद का पुराना नाम, तो देवगिरी। द ओल्ड नेम ऑफ दौलताबाद वॉज देवगिरी। दौलताबाद का जो पुराना नाम था वो क्या था आपका, देवगिरी था। दौलताबाद कहाँ है आपका, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है आपका, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, औरंगाबाद महाराष्ट्र। एक्चुअली हुआ क्या कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासन, जो राज्य था वो बहुत बड़ा था, ठीक है। यानी आप कह सकते हो कि अपना, आपने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा ही है कि अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सिकंदर सानी कहता था, और उसका जो मलिक काफूर सेनापति था उसने मदुरई मीनाक्षी टेम्पल यानी दक्षिण भारत तक उसने क्या किया था, राज्य विस्तार किया था। अब हुआ क्या कि आपने अगर आधुनिक भारत में भी आओगे तो एक अंग्रेजों का पढ़ोगे कि 1911 से पहले दिल्ली की जगह कोलकाता हमारी राजधानी थी। फिर अंग्रेजों ने क्या किया, 1911 में घोषणा की और 1912 से कोलकाता की जगह नई दिल्ली को हमारी क्या बना दी, राजधानी बना दी। क्यों बनाया, क्योंकि दिल्ली सेंटर में पड़ता था और यहाँ से चारों तरफ आप क्या कर सकते हो, शासन इजिली कर सकते हो। सेम कंडीशन उस टाइम पे किसकी थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी राजधानी बीच में ले जाऊं, और वहां से क्या होगा कि मैं आसानी से दक्षिण भारत को भी रूल कर लूंगा, उत्तर भारत में भी रूल कर लूंगा, और पूरब में भी और पश्चिम में भी आसानी से क्या कर लूंगा, शासन कर लूंगा। अगर जब मैं 17वीं शताब्दी में आऊंगा तो फरिश्ता नामक एक लेखक हुआ है, कौन हुआ आपका, फरिश्ता। फरिश्ता बोलता है, ठीक है, कि इसके जो उलेमा थे, जो इसके दरबारी थे, उन्होंने इसे सजेस्ट किया था कि तुम क्या करो, उज्जैन को राजधानी बनाओ। आप क्या करो, उज्जैन को राजधानी बनाओ, और उज्जैन से क्या करोगे, आप आसानी से शासन कर लोगे। क्योंकि इतिहास में आपने राजा विक्रमादित्य का नाम सुना होगा, जिनकी राजधानी क्या थी, आपकी उज्जैन थी। तो उस कंडीशन में उन्होंने, फरिश्ता वगैरह बताते हैं कि इसे उज्जैन का भी, उज्जैन के बारे में भी इसे सजेशन दिया गया था। लेकिन अब इसने दौलताबाद क्यों ट्रांसफर किया, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पे क्या था कि ये दौलताबाद यानी जो आपका ये देवगिरी का इलाका है, इस इलाके का ये सूबेदार था, गवर्नर था। तो ये इस इलाके से भली भांति परिचित था, इसीलिए इसने क्या सोचा कि मैं अपनी राजधानी कहाँ ले जाऊं, दौलताबाद ले जाऊं। इसने क्या किया, अपनी राजधानी दौलताबाद ट्रांसफर कर दी। अब केवल सरकारी महकमे के लोगों को ही गुरुजी आगे, प्रणाम। हाँ जी प्रणाम गुरुजी। प्रणाम भाई प्रणाम। क्लास के बीच में मत बोला करो यार, ठीक है। आप सुन लो आराम से, ठीक है। आप आ गए हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक, सुनेंगे। कहाँ था मैं, हाँ, सरकारी महकमे के लोगों को, ठीक है, ये कहा गया था कि आप क्या करें कि आप दौलताबाद चले जाएं। दिल्ली से दौलताबाद की जो दूरी है वो 1500 किलोमीटर है। दूसरा किसे कहा गया, तो जितने भी आपके उस टाइम पे सूफी संत वगैरह थे, ठीक है, जो आपके उलेमा वगैरह थे, उन्हें भी दौलताबाद जाके बसने को कहा गया। उन्हें पैसा दिया गया, जमीन दी गई वहां पे बसने के लिए। जब दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर करने की बारी आई तो दिक्कत क्या हुआ, दिक्कत ये हुआ कि इसने गर्मी का महीना चूज किया, यानी समर का मंथ चूज किए, मई जून का महीना चूज कर ट्रांसफर करने के लिए। इसने सोचा कि दिन लंबे होंगे, लोग ज्यादा दूरी तय कर पाएंगे, तो इसने कहा कि लोग क्यों ना कब जाएं, तो गर्मियों के दिन में ट्रैवल करें। लेकिन ये भूल गया ज्योग्राफी का कंसेप्ट कि आप दक्षिण भारत की तरफ जाओगे तो आप उतना ही इक्वेटर के नजदीक जाओगे। और आपने पढ़ा होगा कि 23.5 डिग्री उत्तर यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका, ठीक है, और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा, इनके बीच में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, ठीक है, परपेंडिकुलर पड़ती है। तो उस कंडीशन में गर्मी बहुत ज्यादा होती है। अब जब ये लोग आए तो दिल्ली से दौलताबाद की दूरी ज्यादा नहीं है, बस 1500 किलोमीटर है।
अब रास्ते में क्या हुआ, डिहाइड्रेशन की वजह से, थकान की वजह से बहुत से लोग क्या हो गए, आपके मर गए। ठीक, उसके बाद से क्या हुआ कि 1337 में, यानी आज से 1326 से लेके 11 साल बाद इसने दोबारा से लोगों को आदेश दिया कि ऐसा है कि हम क्या करते हैं, दोबारा दिल्ली चलते हैं। तो इसके लिए दिल्ली से दौलताबाद जाना कोई लाभकारी नहीं था, लेकिन आने वाले टाइम के लिए उत्तर और दक्षिण की दूरियां कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि रास्ता बन चुका था वहां तक लोगों को जाने के लिए। दूसरा, दक्षिण भारत में इस्लाम का प्रसार और ज्यादा हो गया, ठीक है, उसके लिए भी रास्ता इसने खोल दिया था, लेकिन इसे इसका कोई बेनिफिट नहीं मिला है। अगला जो काम है आपका, ठीक है, लिखेंगे 1330 1330 he issued token currency, he issued token currency। 1330 में इसके द्वारा सांकेतिक मुद्रा का चलन, लिखेंगे 1330 में इसके द्वारा सांकेतिक मुद्रा का चलन, ठीक है, इन 1330 he issued token currency, सांकेतिक मुद्रा का चलन। इसने क्या किया कि अब यहां समझते हैं कि क्या होता है टोकन करेंसी। अभी आपने ज्यादा दिन नहीं हुआ है, ठीक है, आपको याद होगा 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2016 नोटबंदी, याद होगा आपको। मोदी जी रात को 8 बजे आए, ठीक है, और मोदी जी ने घोषणा किया आज रात के 12 बजे से 1000 और 500 के नोट चलन में नहीं होंगे, कुछ ऐसा याद है आपको? ठीक, अब हुआ क्या कि जो आज आप करेंसी यूज कर रहे हो, ठीक है, आप नोट यूज कर रहे हो, ये क्या है, तो टोकन करेंसी है, ठीक है। आपने देखा होगा कि 2 रुपए से लेके 2000 तक के नोट पर आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं और उस पर लिखा रहता है मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ, ठीक है। 1 रुपए का जो नोट है वो कौन इशू करता है, तो 1 रुपए का नोट आपका भारत सरकार जारी करती है जिसमें फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं। और 1 रुपए के नोट पे देखना कोई भी ये नहीं होगा, लाइबिलिटी नहीं होगा, वो डायरेक्ट एसेट होता है। उस पर ये नहीं लिखा होगा कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ, ठीक। अब उस कंडीशन में क्या है कि मोदी साहब चाहकर भी 1 रुपए के नोट को बंद नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो क्या है, लाइबिलिटी है, वो क्या आपका एसेट है, लाइबिलिटी नहीं है। लेकिन 1500 का जो नोट था वो क्या था, आपका एक लाइबिलिटी थी, क्या था, टोकन करेंसी था। उस कंडीशन में क्या किया उन्होंने, उसको बंद कर दिया। अब ये अगर आप देखो तो 1 रुपए का अगर सिक्का देखो, तो अगर 1 रुपए के सिक्के को अगर घिस भी दोगे तो भी उसकी वैल्यू 1 रुपए के बराबर ही है, वो क्योंकि धातु की वैल्यू भी 1 रुपए के बराबर है। दूसरा, आपने देखा होगा जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे जो सिक्का है वो छोटा होता जा रहा है, क्योंकि धातु की कीमत ही वो क्या है, आपकी 1 रुपए है। अब कागज की तो कोई करेंसी है नहीं, भारत सरकार 1 रुपए का नोट क्यों नहीं छापता, तो इसलिए नहीं छापता क्योंकि 1 रुपए के नोट के छापने में 1 रुपए 4 पैसे का खर्च आता है, यानी 1 रुपए से ज्यादा खर्चा आ जाता है। तो उस कंडीशन में सरकार कोशिश करती है कि कम से कम छापे, वो सिक्के ज्यादा छापने में विश्वास करती है। अब इसने इस टाइम पे क्या हुआ कि 14th सेंचुरी में, यानी 14वीं शताब्दी चल रही है आपकी, ये 14th सेंचुरी में क्या हुआ कि आपका इस टाइम पे पूरे पूरे विश्व में क्या था, आपका चांदी की कमी थी। अब इससे पहले 2 लोग थे, एक मैं आपका जिक्र कर चुका हूं, किसका, कुबलई खान का, अगर आपको याद हो, कुबलई खान का, ठीक है, जो कि चाइना का शासक था और इसने पेपर करेंसी जारी की थी, यानी कुबलई खान ने कागज की मुद्रा जारी की थी। और एक थे आपके गजन खान, जो चाइना के शासक थे, उन्होंने भी क्या किया था, टोकन करेंसी इशू किया था। यानी ये 2 लोग क्या कर चुके हैं, सक्सेसफुली अपने प्रोग्राम को चला चुके हैं। अब इन लोगों से प्रेरित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कहा ऐसा है कि मैं ब्रॉन्ज के सिक्के जारी करूंगा, ठीक है, जिनकी वैल्यू किसके बराबर होगी, टका के बराबर होगी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, कांसे के सिक्के जारी किए और कहा इनकी कीमत क्या है, टका के बराबर है। अगर आपको याद हो टका क्या था, टका था आपका सिल्वर कॉइन्स, यानी जो आपके ब्रॉन्ज के जो सिक्के हैं उनकी वैल्यू किसके बराबर है,
चांदी के सिक्के के बराबर हो। ठीक, कई जगह याद रखना यहाँ पे ब्रॉन्ज आएगा, कई जगह आपका क्या आएगा तो कॉपर लिख के आएगा, तो डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है, होगा कोई एक ही। ठीक है, कई किताबों में आपको क्या मिलेगा, ये ब्रॉन्ज, कई किताबों में आपको ये कॉपर के नाम से मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अधिकतर एनसीईआरटी ब्रॉन्ज ही बोलते हैं, कांसे की सिक्की बोलती है। तो लिखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक used bronze coins and called them टका। मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसे के सिक्के प्रयोग किए जिन्हें टका कहा गया। लिखेंगे आप, मोहम्मद बिन तुगलक used bronze coin and called them टका। मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसे के सिक्के यूज किए जिन्हें टका कहा गया, यानी उनकी कीमत किसके बराबर थी, चांदी के सिक्कों के बराबर थी। अब हुआ क्या, अगर आपको याद हो तो जैसे ही भारत सरकार ने यानी आरबीआई ने 2000 का नोट पब्लिश किया, उससे पहले बहुत से लोग क्या करते थे, कलर प्रिंटर से 2000 के नोट निकाल चुके थे और मार्केट में फेक करेंसी की भरमार हो गई थी। सेम लोगों ने ऐसा ही किया, सभी के घरों में कांसे के बर्तन थे, लोगों ने कांसे के बर्तन को पिघलाना चालू किया, उन्हें सिक्के का रूप दिया और मार्केट में क्या हुआ, डुप्लीकेट करेंसी की भरमार हो गई। जब ये सरकार को यानी मोहम्मद बिन तुगलक को पता चला कि मार्केट में क्या है कि दुनिया भर के डुप्लीकेट कॉइन्स आ चुके हैं, तो जब मार्केट में क्या होता है कि दुनिया भर के डुप्लीकेट कॉइन्स आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपके पैसे की जो वैल्यू होती है वो गिर जाती है। ठीक है, डिग्रेड हो जाती है, फॉरेनर्स आपके साथ ट्रेड नहीं करते। तो ऐसे दिक्कत मोहम्मद बिन तुगलक को भी होगी, फॉरेनर ने ट्रेड करना बंद कर दिया होगा। तो इस प्रॉब्लम से हटने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक को अपना स्टेप क्या कर लिया था, वापस लेना पड़ा। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, अपना ये स्टेप भी वापस ले लिया। तो 30 में चालू किया था और 32 में उसने क्या किया, इस स्टेप को वापस ले लिया और दोबारा से लोगों को क्या किया कि एक एक सिक्के को तोला गया, जो ओरिजिनल के बराबर था उसे क्या किया, चांदी के सिक्के दिए गए और इसका दोबारा से क्या हो गया, खजाना खाली हो गया। इसी बीच इसके क्या हुआ कि जब ये शुरुआत में ही राजा था, तो एक मंगोल शासक है आपका जिसने भारत पे हमला किया था, तो उसका नाम है तमिश्शिर। तमिश्शिर मंगोल रूलर, तमिश्शिर मंगोल रूलर। ठीक है, अब तमिश्शिर जो था आपका, ये मंगोल शासक था और ये अंतिम मंगोल शासक है जिसने भारत पर आक्रमण किया है। तो लिखेंगे तमिश्शिर वाज द लास्ट मंगोल हु अटैक्ड ऑन इंडिया। तमिश्शिर अंतिम मंगोल शासक है जिसने भारत पर आक्रमण किया था, यानी मंगोलों के आक्रमण इसके टाइम पे भी हो रहे थे। ठीक है, अब तमिश्शिर आ चुका था, तो अब इसने क्या किया कि तमिश्शिर को बाहर निकाल दिया, खदेड़ दिया। अब ये सब करने के लिए फिर उसने सोचा कि मैं क्या क्या करूं, जो हिंदू कुश पर्वत है, आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में हिंदू कुश रेंज है, उसने सोचा होगा कि मैं एक भौगोलिक सीमा क्रिएट कर लूं हिंदू कुश तक। ठीक है, जिससे क्या होगा, ये बफर का काम करेगा और कोई भी मेरे राज्य में नहीं आ पाएगा। तो इसने क्या किया कि 1330 में ही 1330 खुरासीन खुरासान मिशन, तो 1330 में इसने खुरासान अभियान शुरू किया, खुरासान। लेकिन अब ये अभियान शुरू करना था तो उसे क्या करना था, आर्मी की भर्ती करनी थी। इसने क्या किया, आर्मी की भर्ती करी और दिक्कत क्या है कि इसने 1 साल पहले ही उन्हें एडवांस क्या दे दिया, पेमेंट कर दिया सैनिकों को। अब जब इसने खुरासान पे हमला करने की योजना बनाई, तो वहां के शासक ने इसके साथ शांति समझौता कर लिया, यानी पीस एग्रीमेंट कर दिया। तो इसका जो खुरासान मिशन था वो भी क्या रह गया, आपका फेल होके रह गया। ठीक है, तो ये भी योजना इसकी सफल नहीं हुई। ठीक, इसी के साथ एक और योजना ली इसने, कराचिल मिशन।
कराचिल मिशन, कराचिल मिशन था आपका अटैक ऑन चाइना, चाइना पे अटैक करा था। अटैक ऑन चाइना, ये किसको हमला करा था? चाइना पे। लेकिन क्या हुआ कि इसकी सेना जो आपका कुमायूं की पहाड़ियां हैं, ठीक है, यहां से आगे बढ़ी और ये तिब्बत में जाके खो गई। कहा जाता है कि 10,000 में से केवल 10 सैनिक ही वापस आए। आउट ऑफ 10,000 ओनली 10 सोल्जर्स वर रिटर्न, यानी 1000 का रेशो मान लो, 1000 में से एक सैनिक। अब इसके चलते ये भी योजना फेल हो गई। तो इसने जितने भी योजना चलाई वो उसमें से किसी में भी इसे सफलता नहीं मिली है। इसीलिए क्या कहा जाता है, आपका अभागा किंग कहा जाता है, या अनलकी किंग है, या पुलिस किंग है। ये सारी उपाधियों से इसे क्या किया गया है? नवाजा गया है। ठीक है, अगर बीच में, क्योंकि अगर क्लास इंटरप्ट होती है तो आप वेट करिएगा, मैं दूसरा लिंक भेज दूंगा, ठीक है, तो आप परेशान मत होना। इसके बाद से क्या हुआ कि इसने क्या किया कि जब पैसे की कमी हो गई तो इसने दोबारा से, जिस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने गंगा यमुना का दोआब क्लीन कराया था और उस पर खेती के लिए किसानों को दिया था, इसने भी गंगा यमुना के दोआब को साफ कराया और वो किसानों को दे दिया हाई टैक्स इम्पोज करके। तो लिख के इसने क्या किया कि इसने कहा कि किसानों को मैं क्या दूंगा कि मैं एग्रीकल्चर लोन दूंगा, जिससे वो क्या कर सके, खेती कर सके और वहां पर वो अपना जीवन भरण कर सके। दिक्कत क्या हुई, अब जब इसने ये सब किया, जब कृषि ऋण दिया तो उस साल लगातार बारिश नहीं हुई। दूसरा, जितने भी अधिकारी इस काम के लिए लगाए थे वो सारे अनुभवहीन थे, यानी एक्सपीरियंस पर्सन नहीं थे। दूसरा, देवर द करप्ट, वो भ्रष्टाचारी भी थे, वो सारा का सारा पैसा खुद मार के बैठ गए। तो उस कंडीशन में उसकी ये जो योजना थी, ठीक है, जो किसानों को एग्रीकल्चर लोन देके पैसा कमाने की, वो भी योजना सफल नहीं हुई। ठीक है, तो लिखेंगे in 1333 he gave agriculture loan to the farmers and it is known as Takavi. It is known as Takavi और सौंदर। 1333 में इसने किसानों को कृषि ऋण दिया जिसे सौंदर या तकावी कहा गया। 34 कर लेना यहाँ पे, ठीक है। 1334 he gave agriculture loan to the farmers, agriculture loan to the farmers that is known as Takavi or Sondar। इतना लिख लिया आपने? हाँ जी, इतना हो गया? यस सर। चलिए, इसके बाद लिखेंगे आप इन 1337 he founded agriculture department, he founded agriculture department, इसने एक एग्रीकल्चर विभाग की स्थापना की जिसे दीवानी कोही के नाम से जाना गया। In 1337 he founded agriculture department that is दीवानी कोही, that is दीवानी कोही। तो ये भी एग्जाम में अक्सर आता है, ठीक है, तो इस पे भी आप ध्यान रखेंगे। दीवानी कोही, ठीक है, कि इसने कृषि विभाग की स्थापना की जिसे दीवानी कोही कहा गया। इसके बाद लिखेंगे आप, वापस आएंगे इन 1328 जैन प्रिस्ट प्रभासूरी विजिटेड हिज कोर्ट। 1328 में जैन मुनि प्रभासूरी इसके दरबार में आए। 1328 में जैन मुनि प्रभासूरी इसके दरबार में आए। तो क्वेश्चन आता है कि ये किस जैन मुनि से इसने धर्म पर मंत्रणा की थी?
तो प्रभासूरी के साथ इसने मंत्रणा की थी। इसके बाद लिखेंगे इन 1333 इब्न बतूता came to India from मोरक्को। 1333 में इब्न बतूता मोरक्को से भारत आया। ये भी इस बार एग्जाम में पूछा गया था, इस पे भी आप ध्यान रखेंगे, अंडरलाइन कर लीजिएगा। इब्न बतूता आपका मोरक्को से भारत आया। इसके बाद लिखेंगे आप मोहम्मद बिन तुगलक अपॉइंटेड हिम काजी। काजी होता है आपका न्यायाधीश। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे काजी के पद पर नियुक्त किया। मोहम्मद बिन तुगलक अपॉइंटेड हिम काजी। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे काजी के पद पर नियुक्त किया। देन ही ऑल्सो अपॉइंटेड एम्बेसडर ऑफ चाइना। बाद में से चीन का एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया। बाद में से चीन का एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया। ठीक है। जो आपका इब्न बतूता है, इसने एक बुक लिखी है, अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है, रहला। लिखेंगे द बुक रिटन बाय द मोहम्मद इब्न बतूता। द बुक रिटन बाय द इब्न बतूता, रहला। इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई किताब रहला। एंड ही कॉल्ड मोहम्मद बिन तुगलक अ वाइस किंग। तो मोहम्मद बिन तुगलक को किसी ने वाइस बुद्धिमान राजा कहा, तो किसने कहा है? आपके इब्न बतूता ने कहा है अपनी किताब रहला में। ठीक है, तो किसने कहा है? आपका इब्न बतूता ने। इसके बाद से इसके टाइम पे फेमस आपके रिवॉल्ट्स हैं। ठीक है, किसके टाइम पे? मोहम्मद बिन तुगलक के। सबसे ज्यादा इसने क्या क्या विद्रोह का सामना किया? तो उसमें सबसे ज्यादा विद्रोह का अगर सामना किया तो 22 विद्रोह इसके टाइम पे हुए हैं। 2 विद्रोह आपके फेमस हैं। कौन कौन से? तो लिखेंगे आप 2 फेमस रिवोल्ट ड्यूरिंग इस टाइम। टू फेमस रिवोल्ट ड्यूरिंग इस टाइम। इसके टाइम पे 2 प्रसिद्ध विद्रोह। इसके टाइम पे 2 प्रसिद्ध विद्रोह। पहला लिखेंगे आप 1336 में हरिहर और बुक्का भाइयों के द्वारा। हरिहर और बुक्का भाइयों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। हरिहर एंड बुक्का ब्रदर्स फाउंडेड विजयनगर एम्पायर। हरिहर और बुक्का भाइयों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। विजयनगर।
हरिहर और बुक्का के पापा का नाम था संगम। द फादर्स नेम ऑफ हरिहर एंड बुक्का वॉज संगम। हरिहर और बुक्का के पापा का नाम था संगम, जिसकी वजह से ये कौन सा वंश कह रहा है आपका, तो ये संगम डायनेस्टी के नाम से जाना गया। दैट्स व्हाई दिस डायनेस्टी नोन एज संगम डायनेस्टी, जिसकी वजह से ये संगम वंश के नाम से जाना गया। संगम वंश में एक फेमस राजा हुआ है आपके, कौन, देवराय फर्स्ट। देवराय फर्स्ट, ये आपके 1406 से लेके 1422 तक। ड्यूरिंग इस टाइम निकोलस काउंटी विजिटेड विजयनगर। तो इनके टाइम पे निकोलस काउंटी भारत आया था, ठीक है। तो देवराय फर्स्ट के टाइम पे आपका इटालियन व्यक्ति, आपका निकोलस काउंटी भारत आया था, और विजयनगर अंपायर की जो राजधानी थी वो थी हम्पी। इस बार के सीजन में भी आया था ये। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी आपकी, हम्पी। और हम्पी कहाँ है आपका, कर्नाटक में। और हम्पी का रथ मंदिर जो आपके 50 रुपए के नोट पे पीछे है, आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो आप ये याद रखना, ठीक है। इसके बाद आप याद रखेंगे इसी विजयनगर साम्राज्य में एक और आपका वंश हुआ है, कौन सा, तो विजयनगर साम्राज्य में वंश था तुल्लु वंश, तुल्लु डायनेस्टी। तुल्लु वंश के सबसे फेमस राजा थे कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय फर्स्ट 1509 से लेके 1530 तक। आप जो तेलानी रामा की कहानियां जो सुनते हो, तेलानी रामा इन्हीं के दरबार में थे आपके। लिखेंगे कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा जाता है। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा जाता है। कृष्णदेव राय ऑल्सो नोन एज, या इनका टाइम पीरियड तेलुगु भाषा का स्वर्णिम काल कहा जाता है। His time period known as golden age for the Telugu language. तेलुगु भाषा का स्वर्णिम काल कहा जाता है। He wrote, इन्होंने किताब लिखी है, आपकी कविता लिखी है ना, पोएट संग्रह आपका कविता। He wrote अमुक्ता माल्याद। कृष्णदेव राय wrote the famous book अमुक्ता माल्याद। ठीक है, तो ये किताब भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, आप ये भी याद रखेंगे। दूसरा जो चीज याद रखेंगे, एक आपने नाम सुना होगा बाबर, ठीक।
तो जो बाबर है आपका, ठीक है, तो बाबर के जो ऑटोबायोग्राफी है तुजुक बाबरी, उसमें केवल 2 ही हिंदू राजाओं का जिक्र है, एक है राणा सांगा और दूसरे हैं आपके कृष्णदेवराय। तो लिखेंगे बाबर, बाबर्स ऑटोबायोग्राफी, इन बाबर्स autobiography he mentioned only 2 Hindu kings, बाबर ने अपने आत्मकथा में केवल 2 हिंदू राजाओं का जिक्र किया है, एक है आपके राणा सांगा और दूसरे आपके कृष्ण देवराय। ठीक है, तुल्लु वंश में यानी विजयनगर साम्राज्य में ही आगे चल के, ठीक है, जो अंतिम फेमस राजा हैं वो है आपके सदाशिव, सदाशिव राय। इनके सेनापति थे, हिज आर्मी कमांडर वाज राम राजा, और 1565 में एक फेमस युद्ध हुआ, ठीक है, जो अभी आपके एग्जाम में भी आया था, बनी हट्टा या राक्षस तंगाड़ी या तली कोटा, ये युद्ध आपने सुने होंगे। तो लिखेंगे ये क्या था आपका, राम राजा आर्मी कमांडर। ये क्या था आपका, आर्मी कमांडर। तो लिखेंगे 1565 द बैटल ऑफ तली कोटा स्लैश राक्षस तंगाड़ी या एक और नाम है इसका बनी हट्टा, बनी हट्टी। तो एक ही युद्ध के 3 नाम है आपके, तलीकोटा, राक्षस तंगाड़ी या बनी हट्टी। किसके किसके बीच था ये आपका, किसके किसके बीच था? तो विजयनगर नगर वर्सेस, लिखेंगे आप अहमदनगर, गोलकुंडा, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, बीदर। ठीक है, ये राज्य एक तरफ थे और विजयनगर साम्राज्य आपका एक तरफ था। लास्ट ईयर आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि बीजापुर का सुल्तान कौन था, ठीक है, यहाँ के शासक, सब ठीक है ना? गोलकुंडा के शासक लिखेंगे आप इब्राहिम कुली, बीजापुर में लिखेंगे आप अली आदिल शाह। सर लास्ट रिपीट करना जो आपने, बीदर बुरहान, ये इकट्ठा है सर? इमाद शाह, बुरहान इमाद शाह। ठीक है सर। ठीक है, तो आप ज्यादा याद रखें या ना रखें, ठीक है, बस ये जरूर याद रखना है 1565 में कौन सा युद्ध है आपका, तो तलीकोटा या राक्षस तंगाड़ी या बनी हट्टी का युद्ध है।
इसके बाद से विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया, ठीक है, यानी समाप्त हो गया। इसके बाद ये जो नॉर्थ था आपका विजयनगर पे समाप्त बोल रही हूँ। बहमनी साम्राज्य की स्थापना, बहमनी एम्पायर, बहमनी साम्राज्य की लिखेंगे, इसकी स्थापना की थी हसन गंगू। इसकी स्थापना लिखेंगे आप हसन गंगू के द्वारा। लैपटॉप लेके जाना पड़ेगा तो पढ़ना है। हसन गंगू का दूसरा नाम लिखेंगे आप आदिल बहमन शाह, आदिल बहमन शाह, लैपटॉप पे करके देखो। आदिल बहमन शाह। देखो हो गया। वीकेंड्स पे सैटरडे संडे तो घर कैसे आऊंगी, वही सोचते हैं। पढ़ाई तो करनी जरूर। इसके बाद लिखेंगे आप बहमनी साम्राज्य के बाद इन 1351 1351 जाते थे ना, शाम को आते थे संडे में, सैटरडे जाते थे 12 बजे। गुरुजी डिस्टर्ब कर रहे हैं बोल के। वही सिस्टम बना है। अब नहीं आएगी, अब नहीं आ रही है ना। ठीक है, चलिए लिखेंगे आप इन 1351 मोहम्मद बिन तुगलक वाज डाइड। 1391 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु एट थट्टा सिंध। तो मोहम्मद बिन तुगलक बीमार था, ठीक है, थट्टा सिंध में गया था विद्रोह को दबाने और वहीं पे इसकी क्या होगी, मृत्यु हो गई। तो मोहम्मद बिन तुगलक 1351 में मर गया और इसके बाद गद्दी पे बैठा आपका फिरोज शाह तुगलक, अगला शासक।